तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि आज ही रिलीज हुई है। इस सीरीज के ग्राफिक्स और स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले डुगू फैमिली के एक मास्टर ने अनपैरेलल कल्टीवेशन को अचीव कर लिया था, जिसके बाद उसने बहुत ही पावरफुल मैजिकल स्किल्स को भी सीख लिया था। मगर दूसरी तरफ के लोग भी कम नहीं थे। वो लोग भी दुनिया पर खुद अकेले हुकूमत करना चाहते थे, इसलिए वो सब के सब इमोर्टल वैली के अंदर घुस आते हैं और फिर डुगू फैमिली के कुछ लोग उन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके साथ फाइट करते हैं। मगर डुगू फैमिली का मास्टर उन लोगों के साथ फाइट करने से इनकार कर देता है और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मारे जाते हैं और उनका यंग मास्टर भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और वहाँ मौजूद एक लेडी पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए मोटियान बीच में आ जाता है। और वो यंग मास्टर जैसे ही उस पे दोबारा हमला करने के लिए आता है तो वो एल्डर अपने स्टोन का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो उस यंग मास्टर को एक पहाड़ पे दे मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर के दोनों हाथ कट चुके होते हैं। मगर वो अपनी पावर से उन दोनों हाथों को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और दूसरी तरफ एल्डर मोटियान उस पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, मगर वो लेडी उसे रोक देती है और वो यंग मास्टर इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हजारों साल गुजर जाते हैं और हमें दोबारा से डेगू फैमिली के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक औरत के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और उसका फादर और ग्रैंडफादर दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो कहते हैं कि लगता है कि वो बच्चा पैदा हो गया और हमें अंदर उस लेडी को दिखाया जाता है। उसका वो छोटा बच्चा उसके बराबर लेटा हुआ था। वो उसके हाथ की तरफ जैसे ही देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाती है, जिस पर वो ओल्ड मैन अपने बेटे के साथ फौरन से कमरे में आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वो लेडी कहती है कि इस बच्चे के हाथ से खून निकल रहा है। तो ओल्ड मैन देखता है कि उस बच्चे के हाथ में एक ब्लड मार्क बना हुआ है। जिसके बाद उसका फादर उस युआनशी स्टोन को बाहर निकालता है और वो स्टोन जैसे ही उसके पास आता है तो वो चमकने लगता है। उसे देखकर वो छोटा बच्चा भी बहुत खुश होता है और उसका ब्लड उस स्टोन के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि लगता है कि एंसेस्टर ज़ीटियान ने इस बच्चे को चुन लिया है और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हर 100 साल के बाद एंसेस्टर ज़ीटियान किसी एक बच्चे को चुनता है, जिसे वो अपनी पावर्स देता है और तुम्हारा ये बच्चा भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल वॉरियर बनेगा। इतने में बाहर से एक एरो आता है, जिसे वो अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और फिर वो देखता है कि बाहर से और भी बहुत सारे एरोज आने लगे हैं। तो उसका बेटा अपने बच्चे को जाकर उठा लेता है और वो ओल्ड मैन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और वो लड़का अपने फादर से कहता है कि मैं अपने बच्चे को संभालता हूँ और आप बाहर उन्हें देखिए। ये सुनकर ओल्ड मैन फौरन से बाहर आ जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर्स एक छत के ऊपर खड़े हुए होते हैं और सब ने एक ही तरह का मास्क पहना हुआ होता है। वो सब के सब अपने एरोस को फेंक कर अपने नाइफ बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही सब एक साथ ओल्ड मैन पे हमला करते हैं तो वो एक एक करके उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देता है। मगर इतने में वो देखता है कि एक वॉरियर घर के अंदर जा रहा है, तो अपने बेटे से कहता है कि जरा संभल कर रहना। और हम देखते हैं कि अंदर वो वॉरियर जैसे ही उस बच्चे पे हमला करता है तो उसका फादर उसे बचाकर फौरन से उस वॉरियर को एक जोरदार किक मारता है और बाहर उसका फादर उन वॉरियर्स की पिटाई कर रहा होता है और एक वॉरियर को रोक कर वो कहता है कि किसने भेजा है तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे डुगू होम पे हमला करोगे तो तुम लोग इतनी आसानी से कामयाब हो जाओगे। ये कहकर वो उसे पीछे धकेलता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे वो वॉरियर डॉज करता है। तो वो ओल्ड मैन अपनी स्पिरिट पावर को समन करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके पीछे एक जायंट स्पिरिट बॉडी आ जाती है और वो जायंट स्पिरिट बॉडी से वॉरियर पर एक एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। और उस वॉरियर को मारने के बाद वो वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो इतने में पीछे से कोई और उस पे हमला करता है, जिससे वो ओल्ड मैन अपने आप को फिर से बचा लेता है। तो वो मार्क्समैन दोबारा से उसके करीब पहुंच जाता है और उस पे जैसे ही हमला करने वाला होता है तो इतने में मार्क्समैन से आगे टकराता है, जिससे वो दोनों ही वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और इतने में हमें उस ओल्ड मैन के बेटे को भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ जाता है और कहता है कि फादर अब बस बहुत हो गया। ये कहकर वो दोनों ही उस पर एक साथ हमला करने के लिए जाते हैं। तो वो मार्क्समैन अकेले ही उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करता है और एक एक करके दोनों को वापस पीछे धकेल देता है।
मगर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन दोबारा से अपनी जायंट स्पिरिट बॉडी को वहाँ पे समन करता है और उससे जैसे ही उस वॉरियर पे हमला करता है तो वो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और पीछे हट जाता है। मगर वो देखता है कि वो ओल्ड मैन उस पर अब और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने वाला है, तो वो तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तो वो ओल्ड मैन भी उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो मास्क मैन दूर एक दरख्त पे जा लगता है। इस हमले से वो काफी इंजर्ड हो गया था, इसलिए अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन अपने बेटे से कहता है कि लगता है कि शायद ये सब लोग युआनशी स्टोन के लिए यहाँ पे आए होंगे, मगर अब सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है, तो अब हमारा यहाँ रहना ज्यादा सेफ नहीं होगा, इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बाइटियान अब काफी बड़ा हो चुका होता है। वो एक रेजिडेंस के पास आता है और उसके अंदर जाने के लिए वो एक छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे खड़ा हुआ उसका दोस्त उसे देख लेता है और कहता है कि ब्रदर बाइटियान, क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज सुनने के बाद बाइटियान वहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर दोबारा खड़ा होकर अपने दोस्त की तरफ आता है और कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि चलो अब झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर को देखने के लिए आए हो, तुम्हें उससे मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। ये कहकर वो उसे पीछे धकेल देता है, जिस पर बाइटियान उससे कहता है कि इस सब का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे सीटू फैमिली में जो भी बंदा एंटर करता है उसे पहले मेरे साथ फाइट करनी होती है। ये सुनकर बाइटियान कहता है क्या तुम लास्ट मंथ वाली फाइट भूल गए हो, मैंने तुम्हें कितना मारा था? तो वो कहता है कि ये तो एक नॉर्मल बात है, अब जरा देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहने के साथ वो तेजी से उस पर एक हमला करने के लिए आता है, जिस पर बाइटियान उसके अटैक्स को डॉज करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे लग जाएगी। मगर वो नहीं रुकता और उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहाँ मौजूद एक छोटा सा पिलर टूट जाता है। बाइटियान फौरन से छत के ऊपर चला जाता है। ये देखकर वो लड़का कहता है कि ब्रदर बाइटियान, क्या तुमने कोई किंगोंग टेक्निक सीखी है? तो बाइटियान उससे कहता है कि क्या हुआ, सिर्फ तुम में बस इतना ही दम था? ये सुनकर वो लड़का फौरन से ऊपर चला जाता है और उस पर दोबारा से हमला करता है। ये देखकर बाइटियान उससे कहता है कि अगर तुमने मुझ पे एक बार भी अटैक किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो अपना युआनशी स्टोन बाहर निकाल लेता है और वो लड़का जैसे उसे पंच मारता है तो वो युआनशी स्टोन से उसे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उस लड़के को काफी दर्द होता है और वो कहता है कि ब्रदर ये तो चीटिंग है, तुम इतना खतरनाक वेपन लड़ाई में कैसे यूज कर सकते हो? तो बाइटियान कहता है कि ये खतरनाक वेपन नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये कहने की देर थी कि वो स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में बाइटियान भी नीचे गिर जाता है, जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि ब्रदर बाइटियान तुम ठीक तो हो ना? और फिर वो दोनों ही एक साथ नीचे आ जाते हैं और वो लड़का बाइटियान से कहता है कि ब्रदर तुम तो मार्शल आर्ट को वैसे ही बहुत पसंद करते हो, तो फिर तुम थर्ड रेट के कुंग-फू को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? और आज की लड़ाई देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे चल के तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरी सिस्टर को क्या एक्सप्लेन करोगे? वो तो चाहती है कि तुम थर्ड रेट के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करो। तो बाइटियान कहता है कि मेरे पास अपने सेल्फ डेडिकेटेड मैजिक स्किल्स हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी सिस्टर जब से वापस आई है वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उससे ज्यादा बहस मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से उसे गुस्सा आए और वो अपनी तलवार बाहर निकाल ले। इतने में उसकी सिस्टर पीछे से दरवाजा खोल के आ जाती है और उसकी बातें सुनते हुए कहती है कि चलो मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ। ये सुनते ही उसका भाई बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है। ये कहकर वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मिंग्यू खड़ी होती है। उसे देखते ही उसका भाई कहता है कि छोड़ो, अब जो भी कहा है वो सब भूल जाओ। ये कहने के बाद वो बाइटियान की तरफ देखता है तो बाइटियान उसकी सिस्टर के दर्शन करने में ही गुम होता है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम लोग आपस में बात करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिंग्यू बाइटियान को हेलो कहती है और फौरन से वहाँ से जाने लगती है, जिस पर बाइटियान कहता है कि मिंग्यू क्या हुआ? वो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतने लंबे टाइम से नहीं देखा और इतने टाइम तक तुमने अभी तक खुद को इम्प्रूव नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तुम थर्ड रेट के मार्शल आर्ट को किस तरह अचीव करोगे? तुम्हारे पास तो अपने सेल्फ मैजिक पावर्स भी नहीं है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि मैं अपने एंसेस्ट्रल
युवांशी स्टोन से मैजिक पावर्स ले सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुम हमेशा उस स्टोन पर डिपेंड करोगे? मेरे ख्याल से शायद तुमने मेरी बात को समझा ही नहीं कि मैंने जो कुछ कहा है उसका उस स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। मगर वो कहता है कि मिंग्यू, तुम तो हमेशा मुझ पे यकीन किया करती थी कि मैं मैजिक स्किल सीख लूंगा। तुम्हें बस मेरे लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा, मैं जल्द ही अपने मैजिक स्किल्स को भी एक्टिवेट कर लूंगा। ये सुनते ही वो गुस्से में अपनी सोट बाहर निकाल लेती है, जिससे बाइटियान बाल बाल बचता है और नीचे गिर जाता है। और वो लड़की अपनी सोट सीधा बाइटियान की तरफ आगे करती है और कहती है कि जरा खुद को देखो, तुम इस तरह की कंडीशन में अपने आप को बचा भी नहीं सकते, तो तुम मेरे किस तरह प्रोटेक्शन करोगे? और जरा सोचो, अगर तुम्हारी किसी भी गैंगस्टर के साथ फाइट हो गई तो फिर तुम्हें वहाँ पे बचाने वाला कौन होगा? और तुम तो खुद को भी नहीं बचा सकोगे तो तुम दूसरों की प्रोटेक्शन किस तरह करोगे? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हों, तो तुम्हें इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइटियान अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर होता है, जो कि बाइटियान से कहता है कि तुम्हारे सारे मसले का हल ये सिर्फ एक वाइन है। जिस पर बाइटियान कहता है कि मैं हार्ड वर्क कर तो रहा हूँ मगर कोई भी फायदा नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे एंसेस्टर मुझसे झूठ बोल रहे हों? तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम जिंदा रहने के लिए मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करो। और जरा मुझे देखो, मेरी ताकत ये वाइन है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि अच्छा, तो तुमने मेरे मसले का हल ये निकाला है कि मैं भी तुम्हारी तरफ वाइन पीऊं। ये कहने के बाद अचानक हम उस रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं कि एक मोटा आदमी एक लड़की को तंग कर रहा होता है। तो वो लड़की उससे जान छुड़ाकर वहाँ से भागने की करती है, मगर उसके आगे एक और आदमी आ जाता है। और दूसरी तरफ वो मोटा हंसते हुए कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, ये जेंटलमैन अब तुम्हारे साथ एक रात स्पेंड करना चाहता है और आज तक किसी भी लड़की ने मेरे साथ वाइन पीने के बाद गिलास नहीं तोड़ा। ये कहने के बाद वो उसके करीब आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की करता है, मगर इतने में एक गिलास उसके ही सिर पे आकर गिरता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किसने अपनी मौत को दावत दी है। ये कहने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर बाइटियान होता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई जेंटलमैन हो, और ऊपर से वो लड़की भी तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं चाहती, तो उसे तंग मत करो। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो एक बर्तन उठाकर बाइटियान की तरफ थ्रो करता है, जिस पर बाइटियान कहता है कि अरे देखो, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो, बल्कि तुम तो एक विलन की तरह रिएक्ट कर रहे हो। ये सुनते ही वो मोटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है लगता है तुम मेरे हाथों मरोगे। ये कहकर वो स्वॉर्ड उठाता है और तेजी से उस पर हमला करने के लिए आता है, जिस पर बाइटियान काफी डर जाता है। इतने में वहाँ पे मिंग्यू आ जाती है और उस मोटे को एक जोरदार लात दे मारती है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देती है और कहती है कि तुम लोगों में से कोई भी इसके पास आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मिंग्यू को वहाँ पे देखकर बाइटियान भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं ये मुझे फॉलो तो नहीं कर रही थी। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।